नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक बार पुनः 30 कदम 2.0 सीरीज को लेकर के। और इतिहास विषय की आज हमारी जो ये 15th क्लास होगी, 15वीं क्लास, जिसमें हम मुगल काल के पहले प्रारंभिक क्रम का यानी कि बाबर और हुमायूं के संबंध में कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी कि 30 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और उसके आधार पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि अकबर के पहले का जो दशक था, अकबर के पहले के जो समय थे बाबर और हुमायूं वाला, वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां भारत में निर्मित हुई और कैसे मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बाबर और हुमायूं के संदर्भ में। ठीक, चलिए आप पढ़िएगा क्वेश्चन ध्यान से और फिर आगे उसको बनाने का हम प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर की सैन्य तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाबर ने भारत में पहली बार तुलगुमा और रूमी दोनों का संयुक्त प्रयोग किया। बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज बोथ तुलगुमा एंड रूमी मेथड जॉइंटली इन इंडिया। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है एक बार फिर से पढ़ लेंगे पूरा तीनों स्टेटमेंट, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, तुलगुमा में सेना को केंद्र दाएं और बाएं पंखों में बांटकर घेराबंदी की जाती थी। द तुलगुमा द आर्मी डिवाइडेड वाज डिवाइडेड इनटू सेंटर, राइट एंड लेफ्ट विंग फॉर एक्रिलेमेंट, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड करके। और तीसरा स्टेटमेंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर राइज्ड द स्लोगन ऑफ जिहाद। देखिए 35वां स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो जिहाद का नारा था उन्होंने खानवा के बैटल में दिया था, ना कि पानीपत में। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, तुलगुमा में सेना को केंद्र दाएं और बाएं पंखों में बांटकर, यानी कि विंग्स में बांटकर, अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर घेराबंदी की जाती थी। और देखो ये दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूं कि क्या है दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट। बाबर ने भारत में पहली बार तुलगुमा और रूमी यानी कि रथ तोप व्यवस्था दोनों संयुक्त रूप से उपयोग किया था। अब बेसिकली होता क्या है, तुलगुमा मेथड इस प्रकार से काम करता है। यह है आपकी ओपोनेंट आर्मी, ठीक है, ये आपकी ओपोनेंट आर्मी है और इधर पे आपकी आर्मी है। ठीक, अब ये जो तुलगुमा पद्धति होती है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, केंद्र, दाएं और बाएं। ठीक, तो एक तरफ क्या होगा, ये मेन सेना खड़ी होगी। ठीक, दूसरा ये इस साइड पर एक सेना खड़ी होगी आपकी टुकड़ी, और इस साइड पर एक, है ना। और जब युद्ध स्टार्ट होगा तो सामने वाले आपके अपोनेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, ये आपकी ये वाली सेना दिखेगी। ठीक है, ये वाली सेना जो आजू बाजू है वो दिखेगी नहीं। तो इनके हिसाब से सिर्फ हमको इससे लड़ना है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जब ये आपस में गुत्थम गुत्था होते रहेंगे, ये लड़ाई होती रहेगी, ये अचानक से पीछे से आकर के वार करेंगे, दाएं से बाएं से पीछे से आकर के वार करते हैं, जिससे ये जो है पूरा हड़बड़ाहट मच जाती है, हड़कंप मच जाता है इस आर्मी में और वो तितर बितर हो जाती है। क्योंकि पीछे से अगर आपको कोई आप पे वार करेगा तो एक व्यक्ति भी कई आदमी को मारने में सक्षम आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, 3 हिस्से में बांट करके, और ये भी स्टेटमेंट सही है। रूमी पद्धति बेसिकली तोपखाने से संबंधित है। जैसे आपका ये सिस्टम है, ये एक पूरी की पूरी डिप्लॉयड आर्मी है और इसके बीच में टुकड़ियां होती है, तो बीच बीच में क्या फंसाया जाता है, आपके तोप रखे जाते हैं आर्मी के बीच में। इसको बोलते हैं रूमी पद्धति, या इसी को बोलते हैं उज्बेक पद्धति, उज्बेक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे पास सही। 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बाबर और उनकी कृतियों के बारे में है। ठीक, पहला है बाबरनामा, दीवान अय्यर दानिश तुझके बाबरी। देखिए बाबरनामा और तुझकी बाबरी, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है।
तो बाबर ने जो अपने हाथों से अपने ग्रंथ लिखा, यानी कि उसकी खुद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, वो कौन सी है? वो है तुजुके बाबरी। ठीक, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो आत्मकथा का मूल चतगई तुर्की मूल है ये। ठीक, बाबरनामा ये फारसी अनुवाद में जुड़ेगा। दीवान जो है ये मुंबईयान अफगानी शैली में लिखा गया एक वो है। ठीक है, उसका एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक काव्य है ना। और अय्यर दानिश ये बेसिकली पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद के रूप में मिलता है। तो हालांकि बाद में लिखा गया, लेकिन फिर भी इसको जोड़ सकते हो। बाबरनामा 4, एक का 4 है, दीवान वाला 3 में है, सी जा रहा है कहां पर? 2 में, और डी है आपका 1। तो 4 3 2 1। एक सेकंड, यहां पे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे, हमने शायद जोड़ा तो गलत ही, सही है। बाबरनामा जो है आत्मकथा है, फारसी अनुवाद, तो एक का तो 3 है। सॉरी, हमने जोड़ा गलत था, गलत जोड़ दिया था, इसको फिर से सुधार लेते हैं। बाबरनामा फारसी अनुवाद है, तो 1 3 में। दीवान ये है मुंबईयान ए अफगान शैली में लिखा गया ये ग्रंथ। ठीक, तो ये जाएगा 4 में। अय्यर ए दानिश, अय्यर ए दानिश ये वाला पंचतंत्र वाला, और तुजुके बाबरी ये आत्मकथा। ठीक है, तो ये जा रहा है किसमें? 2 में, और ये 1 में। 3 4 2 1। यस, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, वो कभी कभी समझाते समय पर लाइन वन मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही आंसर में टिके रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर बाबर्स ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। बाबर ने जो ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया भारत के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़िएगा, उसने भारत की नदियों, पशुओं, पौधों और जलवायु के अत्यंत विस्तृत विवरण तुजुके बाबरी में दिया। He gave a very detailed description of India's river, animals, plants and climate in तुजुके बाबरी। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, वो बताता है कि भारत की जलवायु कैसे है, और ये भी बताता है कि मुझे यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और ये उसमें लिखता भी है कि मुझे मरने के बाद कहाँ पे दफनाया जाए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, he described India's agriculture system as productive but disorganized। वो कहता है कि भारत की कृषि प्रणाली बहुत उन्नत है, लेकिन वो व्यवस्थित तरीके से नहीं है, अव्यवस्थित है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, he did not mention spice fruit trees and bird species in India। उसने भारत में मसालों, फलदार पेड़ों और पक्षियों की प्रजातियों का उल्लेख नहीं किया। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट में है ही, वो सही दिख रहा है, तो तीसरा तो सही हो ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तीसरा वाला गलत है। 1 और 2 कथन सही है, ओनली ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है, बाबर की प्रशासनिक नीति के बारे में कथन पर आपको विचार करना है। पहला, बाबर ने दिल्ली पहुंचकर अफगान अमीरों को तुरंत समाप्त कर दिया। अपॉन रीचिंग दिल्ली, बाबर इमीडिएटली एलिमिनेटेड अफगान नोबेलिटी, यानी कि अफगान यहां पर अमीरों से है, अफगान अमीर, सॉरी अफगान अमीर्स या अमीरेट्स। ठीक, तो देखिए, बाबर ने दिल्ली पहुंच करके अफगानों पर कार्रवाई तो की, बैटल लड़ा है ना। पहला बैटल जो उसका था पानीपत का, वो भी था, उसके बाद घाघरा भी था, लेकिन उसने तुरंत उनको समाप्त किया क्या? बिल्कुल नहीं, वो आखिर तक बचे हुए थे। ठीक है ना। चलिए इसको आगे देखते हैं। हालांकि उसने जमींदारों से समझौता करना अधिक व्यवहारिक माना, उसने जमींदारों से समझौता करना अधिक व्यवहारिक माना। ही कंसीडर्ड नेगोशिएटिंग विथ जमींदार मोर प्रैक्टिकल। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है,
जमींदारों के साथ, वहां पे जो लोकल जमींदार थे भारत के, उसके साथ उसने जो है संबंध बनाने का प्रयास किया था, ताकि उसको आने वाले समय में दिक्कतों का कम सामना करना पड़े। ठीक। और तीसरा, उसने राजपूतों को अपने शासन में उच्च स्थान दिया। बिल्कुल गलत। उसके समय पर प्रशासन में उसने किसी राजपूत से कोई भी ताल्लुक नहीं रखा था उसकी, क्योंकि उसके प्रशासन में तो वैसे ही उस समय पर इस्टेब्लिश होने का समय उसके पास था ही नहीं, वो इस्टेब्लिश होने से पहले ही मर गया था। मतलब 1929 में उसके युद्ध खत्म हुए और 30 में उसकी डेथ हो जाती है कि नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा ही सही है। और यहाँ पर केवल एक, सॉरी, ए ऑप्शन में दिख रहा है केवल 2 सही है। ठीक है। तो ना ही उसने पूरे अफगानों को खत्म किया था और ना ही शासकों को, राजपूत शासकों को अपने राज्य में उच्च स्थान पर रखा था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटकों का कालानुक्रम पर आपको व्यवस्थित करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। खानवा, चंदेरी, पानीपत, घाघरा। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 3। ठीक है, पानीपत। दूसरा खानवा यानी कि 1। तीसरे में चंदेरी यानी कि 3, इसमें 2 आ जाएगा। और चौथा का चौथा। तो 3 1 2 4 कहाँ दिख रहा है? पहले ऑप्शन में ही है, 3 1 2 4। ठीक। चंदेरी का बैटल, सॉरी पानीपत का बैटल 1526। उसके बाद खानवा 1527, चंदेरी 1528 और घाघरा 1529। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 को, बाबर की सांस्कृतिक अभिरुचि के संदर्भ में, रिगार्डिंग बाबर्स कल्चरल इंटरेस्ट, ही वॉज अ पैट्रोन ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक एंड गार्डन बिल्डिंग। वह चित्रकला, संगीत और उद्यान निर्माण का संरक्षक था। उसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया। वह स्वयं अरबी में काव्य रचना करता था। अब देखिए, वो अच्छा काव्य रचनाकार तो था, वो अच्छा लिटरेचर लिखता तो था, लेकिन अरबी भाषा में नहीं लिखता था। किस भाषा में वो लिखता था? तुर्की में। तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता था? तुर्की। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, अच्छा पहला तो गलत है। दूसरा, उसने फारसी भाषा को राजभाषा बनाया था। बिल्कुल गलत। उसकी भाषा थी तुर्की, अगेन। और पहला स्टेटमेंट है, वह चित्रकला, संगीत और उद्यान निर्माण का संरक्षक था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत ही इंटरेस्टेड पर्सन था इन सब चीजों के लिए, संगीत, उद्यान वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है इसमें, ए वाला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, केवल एक सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंसीडर बाबर्स गार्डन आर्किटेक्चर स्टाइल। बाबर के उद्यान निर्माण से संबंधित स्टेटमेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? उसने भारत में 4 बाग शैली के उद्यानों की शुरुआत की। दूसरा, आगरा में बना आराम बाग बाबर का पहला उद्यान था। और तीसरा, यह उद्यान फारसी अफगानी परंपरा से प्रभावित थे। तो पहला जो क्वेश्चन है या जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? ही इंट्रोड्यूस्ड दी चाबहार स्टाइल गार्डन इन इंडिया। चार बहार का मतलब क्या होता है? 4 बाग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टाइल जहां पर मेन मॉन्यूमेंट होगा बीच में, आपका इंपॉर्टेंट जो स्थापत्य वो बीच में होगा, और इस साइड पर एक, 4 कोने पर 2 3 ये 4, यहां पर क्या होंगे? ये गार्डन से 4 बागों के बीच में बैठा हुआ एक गार्डन, एक पूरा स्टाइल, एक महल का स्टाइल, इसको बोलते हैं 4 बाग स्टाइल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? उसने भारत में 4 बाग शैली के उद्यानों की शुरुआत की। बिल्कुल करी। आराम बाग उसका पहला उद्यान था आराम बाग। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, आगरा में बना आराम बाग बाबर का पहला उद्यान था, मैंने बताया आपको, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, यह उद्यान फारसी और अफगानी परंपरा से प्रभावित था। बिल्कुल करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, क्योंकि ये जो 4 बाग शैली है वो बेसिकली ईरानियन स्टाइल है, ईरानियन शैली है। ठीक है,
तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी सत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर के सैन्य सुधारों का, सुधारों है वैसे, सैन्य सुधारों का वर्णन करना, संदर्भ में आपको स्टेटमेंट को देखना है। रिगार्डिंग बाबर्स मिलिट्री रिफॉर्म्स, पहला, ही कंबाइंडेड बोथ तुर्क मंगोल एंड पर्शियन मिलिट्री ट्रेडिशन इन इंडिया। उसने भारत में सैन्य रणनीति की तुर्क मंगोल और फारसी दोनों परंपराओं का समन्वय किया। अब क्या उसके सैन्य रणनीति में तुर्क मंगोल और फारसी समन्वय था? बिल्कुल। उसकी जो पद्धति थी वो मूलतः तुर्क मंगोल से थी, लेकिन वो फारसी पद्धति से भी संबंध रखता था। उसके बहुत सारे उसने चीजें वहां से उठाई थी। ठीक है। उसने घुड़सवार सेना को पैदल सेना से अधिक महत्व दिया। ही गेव मोर, एक सेकेंड, ही गेव मोर इंपॉर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री। ये उसकी सबसे खास विशेषता थी कि वो अपने इन्फेंट्री में जो उनके घोड़े हैं, क्योंकि जो अरबी घोड़े जहाँ से वो आता था वहाँ पर घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि रेतीला स्थान, लंबे लंबे दूरी तक के मैदान, और वहाँ पर ज़्यादा उनके पास इन्फेंट्री के लिए बहुत स्कोप नहीं था, तो बिना घोड़े के आप जीत नहीं सकते, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंस उसको ज़्यादा देता था। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा, उसने भारत में पहली बार कार्ट पर लगे तोप खाने का प्रयोग किया। कार्ट का मतलब होता है जैसे रथ है, उसमें लगे तोप खाने का प्रयोग किया। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों पे आपको कायम रहना है कि वो सही है, और हमारे पास ऑप्शन में डी है, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, सॉरी डी नहीं है, इसी में है, 1 2 3 तीनों सही है, 1 और 3 है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में सी आंसर लीजिएगा, 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बाबर के विरोधी गुटों के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट पर विचार करने हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? रिमेन्स ऑफ अफगान लोधी डायनेस्टी, अफगान लोधी वंश, मेवाड़ के राजपूत, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और बंगाल के नसरुद्दीन नुसरत शाह। तो यहां पर देखिए, जो बाबर के विरोधी गुट थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला वाला ही है, कौन? रिमेन्स ऑफ अफगान लोधी डायनेस्टी, उसके बचे हुए लोग, लोधियों के, जो कि अफगानी वंश से बिलोंग करते थे। दूसरा, मेवाड़ के राजपूत, राणा सांगा के खानदान वाले, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, यहां पर उसकी पर्सनल कोई दुश्मनी ना ही, इसकी राइवलरी उसके साथ थी, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। और चौथा, बंगाल के नसरुद्दीन नुसरत शाह, तो ये भी जो था वो बिहार के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां पर अफगानियों के साथ मिला हुआ था। तो चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है ए, 1 2 और 4 करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? कंसीडर बाबर्स पर्सनल क्वालिटीज एंड लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, बाबर के व्यक्तिगत गुणों और साहित्यिक योगदान पर विचार करें। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, उसने तुजुके बाबरी में अपनी कमजोरियों और आत्मालोचना की उल्लेख की। ही मेंशन्ड हिज वीकनेस एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म इन द तुजुके बाबरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, उसने बहुत सारे अपने बारे में यहां पर बताए, जिसमें उसकी खुद की आलोचना भी उसमें शामिल है। दूसरा, वह कविता चगतई तुर्क और फारसी दोनों भाषाओं में लिखता था। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो केवल चगतई तुर्की भाषा में लिखता था, न कि फारसी भाषा में, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। और तीसरा, तुजुके बाबरी मध्यकालीन विश्व की पहली आत्मकथा मानी जाती है। द तुजुके बाबरी कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मिडवेल वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो तीसरा स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 10 का, वो बिल्कुल सही है कि वो मध्यकाल के विश्व की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है, ए और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लेना है, पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द रीजन फॉर बाबर कमिंग इन इंडिया। बाबर के भारत आने के कारणों पर आपको विचार करना है, क्यों भारत वो आया था। पहला, उज्बेक और शैबानी खान का बढ़ता प्रभाव। अब जहां पर वो शासन करता था, ठीक, अफगान अफगान ठीक, और उसके ऊपर का इलाका फरगना, फरगना ये उस साइड पर। तो यहां पर उज्बेक और शैबानी खान, उज्बेक जो वहां के प्रॉपर जो अमीर होते थे, उज्बेक अमीर, और शैबानी खान वहां का एक लोकल लीडर था, राजा आप कह सकते हो, ठीक, सुल्तान। तो उसका प्रभाव बढ़ रहा था जिससे उसको भागना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, काबुल का आर्थिक रूप से कमजोर होना, इकोनॉमिक वीकनेस ऑफ काबुल। तो काबुल इसका सबसे फेवरेट जगह हुआ करता था। अपने आत्मकथा में उसने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है, काबुल। और काबुल को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे चाहिए थे, तो पैसे के लिए कहाँ आएगा वो, भारत के एरिया में, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में उसको धन संपत्ति मिल सकती है, ठीक। और तीसरा, भारत के धन और राजनीतिक अस्थिरता का आकर्षण, बिल्कुल सही। भारत में उस समय पर कौन थे, लोदीस। और लोदियों के बारे में तो आपको पता ही है कि जब इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठा, तो इसके भाई, इसके बंधु, इसके चाचा, इन सब को गद्दी से प्रेम था, और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना चाहते थे। तो यही कारण था कि इनके ऊपर फूट पड़ी हुई थी, और खुद अफगानियों ने ही, यानी कि लोदीस ने ही बाबर को क्या किया था, इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। तो अस्तित्व था, उसको पता था। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों करेक्ट, ठीक। बाबर के संस्मरणों के इतिहास लेखन संबंधी महत्व। पहला, यह भारत में किसी सम्राट द्वारा लिखी गई सबसे प्रामाणिक व्यक्तिगत डायरी है, बिल्कुल सही, आप इसको बहुत प्रामाणिक मान सकते हो। दूसरा, इसमें मध्य एशिया और भारत दोनों का तुलनात्मक अध्ययन मिला है, बिल्कुल मिलता है। और तीसरा, इसके अनुवाद का काम अकबर और जहांगीर के काल में हुआ था, बिल्कुल सही। मेनली अकबर के समय पे हुआ था, तुझे के बाबरी उसी के समय पे लिखी। और ये बेसिकली बहुत ज्यादा समय तक, मतलब आप इसको बहुत ट्रांसलेशन देखोगे इसका, इवन इसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश वगैरह में भी हुआ है, ठीक है। वो भी 4-5 अलग अलग उसके अलग अलग इस संस्मरण है, ठीक। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है कि वह बहुत प्रामाणिक है, इसके अलावा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी है, और इसके अलावा यहाँ पर अनुवाद जो है अकबर जहांगीर दोनों के काल में हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा काट दे रहा हूं ना मैं, इंग्लिश में मत पढ़िएगा, ये थोड़ा दूसरे क्वेश्चन का इसमें ट्रांसलेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में एक तरफ बाबर के युद्ध अभियान के बारे में है, और उसके अगेंस्ट कौन कौन था राजा, उसके बारे में है, ठीक। पहला है पानीपत 1526, हमको पता ही है पानीपत में कौन था, इब्राहिम लोदी। अब मिलाते नहीं, यहां पर लिख लेते हैं, दिक्कत हो जाती है, ये 3 जोड़ दीजिए। दूसरा है खानवा। अब जैसे इसको आप कर सकते हैं कि जैसे इब्राहिम लोदी मिल गया है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे। खानवा में हमारे पास कौन है, 2, महाराणा प्रताप, सॉरी 1 में है वो। और तीसरा चंदेरी, चंदेरी में मेदिनी राय, ये 2 में है। और डी घाघरा, यानी कि ये बंगाल बिहार, ठीक, ये वाला, तो 4। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, खैर तो बहुत सरल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रिगार्डिंग बाबर एंड रिलीजियस पॉलिसी, उसके धार्मिक नीति के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला, उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया था, है ना, ही इशूड ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय टेम्पल्स। तो क्या उसने ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया था, बाबर के समय पे ऐसा कोई जिक्र हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, खानवा में उसने शराब बंदी करी थी, खानवा के बैटल में उसने जिहाद का नारा दिया था और शराब वगैरह पर बैन लगा दिया था, ताकि कोई दिमाग खराब ना हो और लड़ाई से भागे ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तीसरा, उसने सामान्य जनता पर धार्मिक दमन नहीं किया, ही डिड नॉट प्रेसिक्यूट द कॉमन पीपल रिलीजियसली।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है, उसने सामान्य जनता पर कोई धार्मिक दमन उस समय पर नहीं किया था। तो 2 और 3 गलत सही है, पहला गलत है, तो ये वाला गलत। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप आंसर ले सकते हैं बी, 2 और 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बाबर और उसकी मृत्यु के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, रिगार्डिंग बाबर एंड हिज डेथ। पहला स्टेटमेंट है बाबर की मृत्यु आगरा में हुई, बाबर डाइड इन आगरा। क्या बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी? बिल्कुल सही। उसकी डेथ कहां पे हुई थी? आगरा में। और इसीलिए उसे शुरुआत में काबुल के बागे बाबर में दफनाया गया था। ही वॉज इनिशियली ब्यूरिड इन बागे बाबर इन काबुल। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसको आगरा के आराम बाग में, है ना, दफनाया गया था। तो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। और तीसरा, उसके अंतिम संस्कार में तुजुके बाबरी में स्पष्ट विवरण मिलता है। अब देखिए ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए क्योंकि उसने अपने दफनाने के जो वो है स्थान काबुल को चुना था। उसका इच्छा था उसे कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो ये पूर्णतः आप ये नहीं कह सकती कि इसमें अंतिम संस्कार में तुजुके बाबरी में स्पष्ट विवरण मिलता है कि कैसे कैसे क्या क्या पूरा प्रोसेस हो। ठीक, तो यहाँ पर हम अगर इसको सही ले भी लेते तीसरे वाले ऑप्शन को, तो केवल 3 या केवल 1 और 3 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ले रहे हैं ओनली 1 को। ठीक, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता, ऑप्शन में होता 1 और 3, तो हम यहाँ पर ले सकते थे, क्योंकि उसने वो मेंशन किया था। ठीक, इसीलिए तो उसको पहले आगरा में दफनाया गया था और फिर आगरा से उठा करके काबुल लेके जाया गया। तो अभी उसकी जो परमानेंट ब्यूरल है वो कहाँ पर है? आगरा, सॉरी, काबुल में। ठीक, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में और ऑप्शन के हिसाब से केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 केवल ले नहीं सकते क्योंकि पहला वाला सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब यहाँ पे कुछ हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अबाउट हुमायूंस ईरान एक्साइल पीरियड 1540 से 1555। हुमायूं के ईरान में जो निर्वासित जीवन था उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, उसे शाह तहमास्प ने शरण दी और सैन्य सहायता उपलब्ध कराई। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ईरान के शासक थे शाह तहमास्प, और तहमास्प ने उस पे एक शर्त रखा कि मैं आपको दे तो दूंगा शरण, लेकिन आपको क्या अपनाना पड़ेगा? शिया अपनाना पड़ेगा। ये थे मुगल सुन्नी और ये थे शिया, तो उसने क्या कहा? आपको शिया अपनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस अवधि में हुमायूं का फारसी सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बढ़ा। ड्यूरिंग दिस पीरियड हुमायूंस पर्शियन कल्चर इन्फ्लुएंस इंक्रीज ग्रेटली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद से आपको भारत में मुगल काल के अंतर्गत फारसी प्रभाव अत्यधिक रूप से देखने को मिलेगा। और उसके बाद तीसरा, यही वह काल है जिसमें मुगल प्रशासन में फारसीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। दिस वॉज द पीरियड व्हेन पर्शियनाइजेशन बिगन इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी और 3 भी, है ना। चलिए स्टेटमेंट 16 याद रखना, क्वेश्चन नंबर 16 में तीनों सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हुमायूं के दरबार से जुड़े व्यक्तियों का मिलान करना है। हुमायूं से रिलेटेड ये लोग हैं जिसको आपको मिलाना है। ठीक, चलिए मिला लेते हैं। बैरम खान, मिर्जा हिंदाल, कामरान और गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम, देखिए, राइटिंग ऑफ तुजुके हुमायूंस एड एंड जनरल, मास्टर ऑफ कंधार एंड रिबेल, ब्रदर हु रिपीटेडली रिवोल्टेड इन कोर्ट। अब देखिए, तुजुके हुमायूं, देखो तुजुके हुमायूं के नाम से तो कोई राइटर, कोई वो नहीं है, हुमायूं नामा के नाम से है, हुमायूं नामा। ठीक, तो आप ले सकते हैं इनको गुलबदन बेगम से। ठीक है, तो डी का आप मिला दीजिए पहले, तो सबसे इजी वाला गुलबदन बेगम। कामरान उसका भाई था, तो दरबार में बार बार विद्रोह करता था, वो ये रिवोल्ट करता था, तो सी का आ जाएगा
4 में लिखा लीजिए। बैरम खान हुमायूं का सहायक और सेनापति, और एक क्या बच गया बी का 1 3 2 बच गया। ठीक, तो यहां पर क्या जुड़ रहा है देख लीजिए। बैरम खान 3, हुमायूं का सहायक व सेनापति, मिर्जा हिंदाल कांधार का स्वामी और विद्रोह इसने किया था बाद में हिंदाल ने। इसके बाद कामरान, ये दरबार में बार बार विद्रोह करने वाला भाई, और गुलबदन बेगम तो जो कि हुमायूं या उसकी जगह पर हुमायूं नामा होना चाहिए एक्चुअल में, उसकी राइटर। तो 3 2 4 1 3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर करेक्ट है। ठीक, 3 2 1 4 लिख लीजिए। मैं बना देता हूं इसको सी वाले ऑप्शन को ना, 3 2 1 4 3 2 1 4। ठीक, चलिए, तो सी ऑप्शन में मैंने मिला दिया है 3 2 1 4 को। 3 2 1 4 हो गया। खैर, आप आंसर पे टिके रहिएगा, ऑप्शन थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉइन्स ड्यूरिंग हुमायूंस टाइम हैड द टाइटल अल बहादुर इंस्क्राइब्ड विद हिज नेम। हुमायूं के समय पर सिक्कों पर उसके नाम के साथ अल बहादुर जैसे उपाधियां अंकित होती थी। ऐसा कोई उपाधि उसके नाम पे या लगा हुआ नहीं था, ना ही उसके सिक्कों पर मिलता। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, हुमायूं ही प्रथम मुगल था जिसने सूर्य चक्र डिजाइन के सिक्के जारी किए थे। तो सूर्य चक्र, सन सर्कल जैसे कोई उसके सिक्के जारी नहीं हुए थे। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और तीसरा, उसके सिक्के स्थान विशिष्ट टकसाल अंकन के लिए जाने जाते थे। हिज कॉइन वर नोन फॉर लोकेशन स्पेसिफिक मिंट मार्क्स। अब जो मिंट होते हैं, जहां जहां पर अलग अलग उस मिंट के या उस टकसाल के नाम उसके सिक्कों पर अंकित तो जरूर होते थे। तो ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 2 तो गलत है, और यहां पर केवल 3 जो है सही है। ठीक, तो केवल 3 स्टेटमेंट यहां पर आपको लेना है करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? हुमायूं की स्थापत्य नीति के संदर्भ में बात की जा रही है, आर्किटेक्चरल वर्क। पहला, हुमायूं के काल में भारतीय मुगल वास्तुकला का पहला फारसी प्रभाव देखने को मिलता है। ड्यूरिंग हुमायूंस टाइम द फर्स्ट पर्शियन इन्फ्लुएंस इन इंडो मुगल आर्किटेक्चरल अपीयर्ड। तो ये स्टेटमेंट हम सही फिलहाल तो ले सकते हैं, आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला उद्यान मकबरा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हुमायूं जो टॉम्ब है, जो गुलबदन बेगम या बोले तो अकबर ने बनवाया था, वो भारत का पहला उद्यान मकबरा है, यानी कि जहां पर उद्यान के अंदर क्या है, मकबरे का निर्माण किया गया है। और तीसरा, हाजी बेगम ने मकबरे के निर्माण का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फारसी प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जैसे पित्रादुरा स्टाइल वगैरह, पित्रादुरा स्टाइल वगैरह। ठीक, और ये उद्यान मकबरा भी है, और हाजी बेगम उसके निर्माण के लिए ठेकेदार भी हुआ करता था। तो 19 का आंसर डी है, सभी सत्य। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आप ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? हुमायूं और बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन? जो उस समय पर गुजरात का सुल्तान था। ठीक है, पहला, बहादुर शाह ने दमन के खंडहरों में पुर्तगालियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। बहादुर शाह अलाउड पोर्तुगीज एंट्री इन दी रूइंस ऑफ दमन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? उसका पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध था, और उसने पुर्तगालियों को दमन के खंडहर नहीं बोलना चाहिए, मतलब दमन के आसपास के इलाकों में उसको एंट्री दिया था। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गुजरात और मालवा पर बहादुर शाह का नियंत्रण हुमायूं के लिए चुनौती बन गया। बहादुर शाह कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवा बिकम अ चैलेंज फॉर हुमायूं। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक, उसके लिए बड़ा चैलेंज था। बाद में उसने 1535 के आसपास बहादुर शाह को हराया भी था। ठीक, कब? 1535 के आसपास, 35। और इसी दरमियान रानी कर्णावती का नाम आता है। रानी कर्णावती, जो राणा सांगा की विडो थी, विधवा, और उन्होंने भी ऐसा पढ़ने में मिलता है कहीं कहीं पर, हालांकि बात सत्यता का, प्रामाणिकता का अभाव है, कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी हुमायूं को कि मुझे बहादुर शाह और ऐसे खूंखार जो लोग हैं, जो आसपास के राजा, वो बार बार हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और परेशान करते हैं, तो उस पर आप विजय हासिल कर लीजिए। ठीक, तो स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा है,
बहादुर शाह ने हुमायूं के विरुद्ध पुर्तगालियों को सहायता भेजी थी। बहादुर शाह सेंट पोर्तुगीज असिस्टेंस अगेंस्ट हुमायूं। तो बहादुर शाह ने हुमायूं के विरुद्ध पुर्तगालियों को कोई ऐसी सहायता नहीं भेजी थी, ना ही उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर ले लीजिए ए, 1 और 2 सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, सॉरी 21 की तरफ। हुमायूं और तहमास्प शाह यानी कि शाह तमस जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला, तहमास्प शाह ने सहायता के बदले हुमायूं से शिया पंथ स्वीकार करवाया। तहमास्प मेड हुमायूं एक्सेप्टेड दिस शिया सेक्ट इन एक्सचेंज फॉर हेल्प। क्या स्टेटमेंट मैंने बताया था वो सही है, हमने पहले भी चर्चा की थी इसकी। दूसरा, इस संधि के तहत हुमायूं ने कंधार पर अधिकार दिलाने की गारंटी दी थी। अंडर दिस ट्रीटी हुमायूं गारंटेड कंट्रोल ओवर कंधार। अब वो इंसान खुद ही भटक रहा है, वो कहां कंधार दिलाएगा उसको, तो स्टेटमेंट तो गलत है। और तीसरा, यह संधि मुगल सफवी संबंधों में स्थायी मोड़ साबित हुआ। सफवी मतलब होता है ईरानी, ईरानी। ठीक, तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर 1 और 3 सही है और दूसरा वाला गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, 1 और 3 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हुमायूं के सैन्य विफलताओं के बारे में है। रिगार्डिंग हुमायूंस मिलिट्री फेलियर। पहला, चौसा में उसकी हार आकस्मिक बाढ़ के कारण बढ़ गई। अब यहां पर चौसा के बैटल, चौसा का बैटल कब हुआ था? बैटल ऑफ चौसा 1539, और 40 में क्या हुआ था? 1540 में। आप ये कमेंट करके बताइए कि 1540 में कौन सा बैटल हुआ था हुमायूं का। तो चौसा में जो गंगा नदी पर लगातार अचानक बाढ़ आई थी, तो उसमें वो घिर चुका था और उसको गंगा नदी में कूद करके अपनी जान बचानी पड़ गई थी, जहां पर एक भिष्टी ने उसकी जान बचाई थी। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कन्नौज में उसने शेरशाह की आधुनिक पैदल सेना का सामना नहीं कर पाया। ही एट कन्नौज ही कुड नॉट फेस शेरशाह मॉडर्न इन्फेंट्री। जो शेरशाह सूरी थी, उसने कम समय में ही अपनी मिलिट्री को बहुत मॉडर्नाइज करके बहुत वेल इक्विप्ड कर लिया था, जो इस पर भारी पड़ा। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा, हुमायूं की विलासी चरित्र उसके पतन का कारण बनी। अब हुमायूं जो था वो बहुत ही ऐसा माना जाता है कि विलासी चरित्र का था, उसको शराब और इन सारी चीजों की बहुत गंदी लत थी। ठीक, जो कि उसको चौसा में भी हार का कारण बना और आगे आने वाले समय पे भी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 में आपको तीनों स्टेटमेंट सही मिलेगा और विकल्प में है डी, 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 रिगार्डिंग हुमायूंस कल्चरल एस्पेक्ट। हुमायूं के सांस्कृतिक पक्ष का कथन है। पहला, हुमायूं हैड अ डीप इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी। हुमायूं ज्योतिष में गहन विश्वास करता था। बिल्कुल करेक्ट, वो ज्योतिष में उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। दूसरा, उसने दरबार के विभागों के नाम राशियों व ग्रहों पर रखे थे। ही नेम्ड कोर्ट डिपार्टमेंट्स आफ्टर जोडिक साइंस एंड प्लैनेट्स। बिल्कुल सही। ठीक, उसने अलग अलग विभागों के नाम वैसे रखे थे। और तीसरा, वह अपने शासन को दैवीय खगोलीय व्यवस्था के संकेतों द्वारा चलाता था। ही कंडक्ट हिज रूल अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ डिवाइन एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्डर। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक, एक और चीज यहां पर आप जोड़ सकते हो कि हुमायूं जो है हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहन करके दरबार में शामिल होता था। ठीक है, तो वो अगर आ जाए तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 रीजन फॉर हुमायूंस डाउनफॉल। हुमायूं के पतन के कारणों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या क्या कारण उसमें थे? पहला, भाइयों का विश्वासघात, बिट्रायल बाय ब्रदर्स। क्या उसके भाइयों ने विद्रोह किया था? बिल्कुल किया था, उसके खिलाफ ही बगावत करती थी, और जब वो हार रहा था चौसा में तो उसका साथ भी नहीं दिया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, बहादुर शाह की पश्चिमी चुनौती, वेस्टर्न चैलेंज फ्रॉम बहादुर। हालांकि उसने बहादुर शाह को हरा दिया था लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और यहां से, और 3, अफगानों की शक्तिशाली पुनर्संगठन क्षमता, क्योंकि उनकी क्षमता जो थी शेर शाह सूरी ने
काफी बढ़ा दी थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो उसके पतन के कारण में तीनों आपको करेक्ट आंसर आ जाएंगे। तो जी ऑप्शन का जो है आंसर 25 का डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, हुमायूं के पुनः सिंहासन रोहण 1555 पर कथन है रिगार्डिंग हुमायूंस रिस्टोरेशन। पहला स्टेटमेंट है आफ्टर रिस्टोरेशन हुमायूं मेड मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स। पुनर्स्थापना के बाद हुमायूं ने प्रशासन में बहुत सुधार किए। उसके पास समय ही नहीं बचा था, या फिर उसके पास इतना समय ही नहीं था, वो गद्दी पर बैठता है, उसके बाद फिर उसकी 1 साल में डेथ हो जाती है, तो रिफॉर्म के लिए उसके पास कोई समय नहीं था। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा, उसने अफगानों के पुनरुत्थान को निर्णायक रूप से समाप्त किया। देखो, अफगान को हराया तो था, लेकिन निर्णायक रूप से, संपूर्ण रूप से उसको समाप्त वो नहीं कर पाया था। ठीक है, और उसको अकबर को भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाने पड़े। उसके बाद तीसरा, उसकी मृत्यु अकबर के वास्तविक शासन की शुरुआत का कारण बनी। ये स्टेटमेंट करेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो मरा तो अकबर आया, सिंपल सी चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो केवल 1 3 ऑप्शन में है, ए वाला आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, सॉरी, बाबर तथा मुगल राजपूत संबंधों के बारे में है। बाबर एंड मुगल राजपूत रिलेशन। पहला, ही डिसाइसिवली डिफीटेड मेवाड़। क्या बाबर ने मेवाड़ को निर्णायक रूप से पराजित किया था? बिल्कुल नहीं। राणा सांगा के बाद राणा उदय सिंह, है ना, और ये सारे राणा प्रताप, फिर वो सारे लोग आए थे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, उसने राजपूत राज्यों को अधीन करने की व्यापक नीति अपनाई। ही एडॉप्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफ सबजुडिटिंग राजपूत स्टेट। अब उसने इस प्रकार की कोई नीति उस समय तो अपनाई नहीं थी, ठीक, कि उसने पूरे राज्य को अपने उसमें कर लिया हो। और मेवाड़ के बाद वह चंदेरी पर केंद्रित हुआ। तो ये स्टेटमेंट तो सही है वैसे। तो तीसरा, मेवाड़ के बाद वह चंदेरी पर केंद्रित तो हुआ था, और चंदेरी के राजा मेदिनी राय को उसने पराजित कर दिया था बाबर ने। ठीक, तो इस तीसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में केवल 3 नहीं है, तो हमको ये दूसरा वाला लेना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, उसने राजपूत राज्यों को अधीन करने की व्यापक नीति अपनाई थी। जैसे आप मेवाड़ को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो जैसे ये था चंदेरी, और उसके अलावा जो छोटे मोटे राजपूत राजवंश थे आपके मध्य प्रदेश के इलाके में और थोड़ा राजस्थान के, वहां पर उसने, है ना, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही लिया जा सकता है, और इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बी ऑप्शन हम करेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हुमायूं शेरशाह कॉन्फ्लिक्ट। हुमायूं और शेरशाह के संघर्ष के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। पहला, हुमायूं ने 4 प्रमुख मोर्चा गुजरात, बंगाल, मालवा, अफगान पर एक साथ युद्ध छेड़ दिया था। क्या हुमायूं ने इस प्रकार कोई काम किया था कि उसने एक साथ बंगाल, मालवा और अफगानों पर एक साथ युद्ध छेड़ा था? उसके लड़ाई का एक बहुत ड्रॉबैक यही था कि वो हर मोर्चे पर लड़ना चाह रहा था एक साथ। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, दूसरा, शेरशाह ने भू राजस्व नीति में महत्वपूर्ण सुधार किए जो हुमायूं की पराजय का एक कारण बना। ये भी स्टेटमेंट सही है। शेरशाह सूरी जो था, वो जहां पे भी उसका राज्य था बिहार के आसपास क्षेत्र में, उसने उस इनिशियल दौर पर ही वहां पर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म शुरू कर दिया था। और जब वो गद्दी पर आया तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का एम्बेसडर बन गया भैया, और वो बाद में अकबर का भी क्या बन जाता है, एक प्रकार से अग्रज माना जाता है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में, इकोनॉमिक रिफॉर्म में। तो स्टेटमेंट सही है दूसरा वाला। तीसरा, हुमायूं की हार उसके अस्थिर प्रशासन ढांचे का परिणाम थी। हुमायूंस डिफीट वाज रिजल्ट ऑफ हिज अनस्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, और ऑप्शन में डी ऑप्शन है, तीनों सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, रिगार्डिंग हुमायूंस डेथ। उसके मृत्यु के बारे में आपको बात करनी है। पहला, उसकी मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। हिज डेथ रिजल्टेड फ्रॉम अ फॉल डाउन ऑफ स्टेयर दीन पनाह। ये तो स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, सही है। दूसरा, उसकी मृत्यु के समय अकबर पंजाब में था। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अकबर वाज इन पंजाब। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पहला भी दूसरा भी पंजाब में था, क्योंकि वो उस समय पर लाहौर का गवर्नर था। कहाँ का? लाहौर का। और लाहौर कहाँ की राजधानी? पंजाब। ठीक है। तीसरा,
हुमायूं के शव को पहले पुराना किला और बाद में दिल्ली के मकबरे में दफनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, पुराना किला बनवाया किसने था? तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और बाद में दिल्ली के मकबरे में जो हुमायूं टॉम्ब है अकबर के समय बनाया गया, तो वो वहां पर शिफ्ट किया गया। तो डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर आपके समक्ष 4 ऑप्शन है और उसको आपको जोड़ी मिलाना है। तुझके हुमायूं, 11 सीढ़ियां, शाह तमाश्प और दीन पनाह। तो देखो, दीन पनाह हुमायूं द्वारा स्थापित नगर, हम पहले इसको मिला चुके हैं, तो डी का तो 3 आ जाएगा। तुझके हुमायूं, और ये आत्मकथा का स्वरूप है। ठीक, बी सीढ़ियां, 11 सीढ़ियां, ये तो वेदशाला है, हुमायूं के समय पे बनाई गई थी दीन पनाह नगर में। तो दूसरा, और शाह तमाश्प ईरानी शासक। तो सिंपल है, 1 2 4 और 3 आप मिला लीजिए। 1 2 4 3, डी एक ऑप्शन में ही हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 30 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं, जिसमें हमने चर्चा की है बाबर और हुमायूं के बारे में। अगले सेगमेंट में हम पूरे सेगमेंट, एक पूरा 30 क्वेश्चन का सेगमेंट हम अकबर के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, और अगले सेगमेंट में अकबर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।